स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। बायर बिवेयर, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। बिवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान हो जाना। एज अ वर्ब जब ये यूज होता है, बिवेयर का मतलब सावधान हो जाना। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं बोर्ड देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से सावधान। सो बायर बिवेयर मतलब खरीदार को सावधान होना चाहिए। ये एक लीगल प्रिंसिपल है। बहुत दिनों से ये बहुत एक पॉपुलर टर्म है, इसका ये फ्रेज है पॉपुलर। इसका मतलब ये निकलता है कि जब कोई कुछ खरीदता है तो वो प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो सही है या नहीं है, ये जिम्मेदारी बायर की होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है चेक करना कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, वो कैसा है। ट्रैकिंग डाउन डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स इज एसेंशियल। अब यहाँ पे ट्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को भी बहुत मेहनत करके, इन्वेस्टिगेशन करके ढूंढ निकालना, पता लगा लेना। किस चीज का पता लगाना है? डिफेक्टिव यानी खराब, हार्मफुल, किसी भी तरीके से नुकसान करने वाले। बैचेस, बैचेस किसको कहेंगे? एक बार में जब आप मल्टीपल दवाइयां बनाते हो तो उन्हें कहेंगे, उसे कहेंगे दवाइयों का एक बैच है वो। सो बैचेस ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स के बैचेस को पता लगाना है। कौन से बैचेस? जो कि डिफेक्टिव हैं। और ये पता लगाना क्या है? एसेंशियल है, जरूरी है। मीनिंग समझ में आया? यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है ट्रैकिंग डाउन, जो कि जेरेंड है। जेरेंड एक नाउन का काम करता है तो वो सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ट्रैक डाउन करना। किसको ट्रैक डाउन करना? ट्रैक डाउन का ऑब्जेक्ट है बैचेस। ये बैचेस कैसे हैं? डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव एक एडजेक्टिव है बैचेस के लिए। किस तरह के बैचेस? डिफेक्टिव बैचेस। बैचेस किस चीज के है? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, ड्रग्स के बैचेस हैं। और ट्रैक डाउन करना क्या है? एसेंशियल है। एसेंशियल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ट्रैकिंग डाउन सब्जेक्ट के लिए। द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन क्या करने की? टू एक्सपैंड, एक्सपैंड करने की और विस्तार करने की, फैलाने की, शेड्यूल H2 ड्रग्स को। अब ये शेड्यूल H2 ड्रग्स क्या है? शेड्यूल H2 ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती है जिनके ऊपर एक बार कोड या QR कोड होता है उनके लेबल के ऊपर। वो बताता है बायर्स को या रेगुलेटर्स को कि वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है। इसके जरिए ना वो प्रोडक्ट को, उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी प्रामाणिकता को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो आप उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक बार कोड या QR कोड लगा देते हो। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं शेड्यूल H2 ड्रग्स। तो इसको एक्सपैंड करना है टू एंटायर थेरेप्यूटिक क्लासेस नाउ। एक्सपैंड करके कहाँ ले जाना है? देखो, टू डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है। एंटायर यानी पूरे की पूरी थेरेप्यूटिक क्लासेस पर ले जाना है। थेरेप्यूटिक क्लासेस क्या होता है? थेरेप्यूटिक क्लासेस का मतलब है कैटेगरीज हैं। किस चीज की कैटेगरी है? ये कैटेगरी है ड्रग्स की, दवाइयों की कैटेगरीज हैं। हर दवाई का अपना एक काम होता है कि किस मेडिकल कंडीशन में वो क्या चीज को ट्रीट करेंगी। तो जब आप इन ड्रग्स की कैटेगरी बना देते हो उनके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं थेरेप्यूटिक क्लास। जैसे वो सारी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज की जा रही हैं, उनकी एक कैटेगरी हो गई, मतलब वो सेम थेरेप्यूटिक क्लास के अंदर है। तो सारी थेरेप्यूटिक क्लासेस में इस शेड्यूल H2 ड्रग्स को एक्सपेंड करना है। फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स अर्लियर। देखो, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन कहाँ से जा रहे हो? फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट। पहले तो ना एक क्यूरेटेड लिस्ट होती थी। किसी चीज़ों को क्यूरेट करने का मतलब उनको सिलेक्ट करना होता है। बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ों को। आप अलग अलग चीज़ों को जब केयरफुली सिलेक्ट करते हो या ऑर्गेनाइज करते हो तो उसे क्यूरेट करना कहते हैं। तो पहले ये होता था कि एक लिस्ट बनाते थे, अच्छे से केयरफुली सिलेक्ट करके ब्रांड्स की लिस्ट बनाते थे। अर्लियर, पहले ऐसा होता था कि आप अलग अलग ब्रांड्स की लिस्ट बना देते थे, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं में ये शेड्यूल H2 होता था। लेकिन अब इसको एक्सपेंड करना है सारे थेरेप्यूटिक क्लासेस में, सारी थेरेप्यूटिक क्लासेस में। ये क्या है? इज अ कमेंडेबल चेंज। ये एक कमेंडेबल चेंज है। कोई चीज़ कमेंडेबल है मतलब
काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल, बहुत ही बढ़िया बदलाव होने वाला है ये। फ्रॉम रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू टू रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रिस्क। कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? फ्रॉम और टू। फ्रॉम दिखाता है सोर्स, फ्रॉम प्रेपोजिशन सोर्स दिखाती है, और टू दिखाती है डेस्टिनेशन को। तो आप कहाँ से कहाँ पे जा रहे हो? आप रेगुलेट करते थे पहले बेस्ड ऑन, किसके आधार पे? रेवेन्यू के आधार पे। कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना पैसा बन रहा है, उसके आधार पे आप रेगुलेट करते थे। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना, गवर्न करना, आप इस आधार पे रेगुलेट करते थे। अब आप रेगुलेट कर रहे हो रिस्क के आधार पर, कि रिस्क कितना है, कि गलत दवाइयाँ नहीं जानी चाहिए लोगों के पास। गलत दवाई जाएगी तो रिजल्ट गलत होगा, खराब होगा और लोगों को नुकसान होगा, हेल्थ उनकी हार्म होगी। तो ये जो रिस्क है, इस रिस्क के बेस पर आप रेगुलेट करोगे अगर आप ऐसे थेरेपेटिक सारी क्लासेस को शेड्यूल कर देंगे H2 ड्रग्स। मतलब अब सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स को नहीं, अब ये जो ट्रैकिंग रूल्स है ना, ये सारी ग्रुप्स ऑफ डेंजरस डिजीजेस की जो मेडिसिन हैं उन पे पुट कर देंगे। और ये वो कैसे कर रहे हैं? ह्यूमन रिस्क पे फोकस करके, कि रिस्क नहीं होना चाहिए, ये देखते हुए नहीं कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं। यहाँ पर वर्ब है इज, सब्जेक्ट द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखो हेल्थ मिनिस्ट्री में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको जेनेटिव नाउन या पोजेसिव नाउन बनाया। किसकी नोटिफिकेशन? हेल्थ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन है क्या? इसको पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है ये इन्फिनेटिव टू एक्सपेंड। ये नोटिफिकेशन है क्या? कि एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का ऑब्जेक्ट है शेड्यूल H2 ड्रग्स, और कहाँ ले जाना एक्सपेंड करके? टू प्रेपोजिशन ने बताया। टू का ऑब्जेक्ट है थेरेपेटिक क्लासेस, और ये एंटायर एडजेक्टिव हो गया इसके लिए, और थेरेपेटिक भी एडजेक्टिव है क्लासेस के लिए। नाउ एडवर्ब है। एक्सपेंड कहाँ से करना है उसका ओरिजिन बताने के लिए फ्रॉम आ गया। एक लिस्ट से करना है। ये लिस्ट कैसी है? क्यूरेटेड है। क्यूरेटेड एडजेक्टिव हो गया। लिस्ट है किसकी? ऑफ ने बताया ब्रांड्स की। ठीक है, पहले ऐसा होता था, ये एडवर्बियल है, एडवर्ब है टाइम बताने के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, ये एक कमेंडेबल चेंज है। कमेंडेबल एडजेक्टिव है चेंज के लिए। चेंज कहाँ से हुआ है उसका ओरिजिन बताने के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? फ्रॉम का ऑब्जेक्ट रेगुलेटिंग, कि रेगुलेट आप करते थे। कैसे रेगुलेट करते थे वो बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज है बेस्ड ऑन रेवेन्यू। फिर अब आप कहाँ पहुंच गए हो? रेगुलेट करने पर पहुंच गए हो। ये रेगुलेटिंग भी एक जेरेंड है। क्या रेगुलेट करने पे, किस तरीके से रेगुलेट करने पे पहुंच गए हो? रिस्क के आधार पे रेगुलेट करने पर पहुंच गए हो। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, सरकार ने पेश किया था शेड्यूल H2 इस वाले रूल को इन 2022-23 विच रिक्वायर्ड, जिसको क्या जरूरत थी? अब बार कोड और QR कोड, या तो एक बार कोड या QR कोड होना चाहिए ऑन ईच पैक, हर एक पैक पर। किस चीज का पैक? ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, जो भी विशिष्ट दवाइयां हैं उनके हर एक पैक पर बार कोड या QR कोड होना चाहिए इस शेड्यूल H2 के हिसाब से। टू वेरीफाई, क्या करने के लिए? वेरीफाई करने के लिए द पैक्स ऑथेंटिसिटी, पैक की ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कि वो ऑथेंटिक है, वो सही है, उसको वेरीफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। यहाँ पे सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, पास्ट परफेक्ट हैड इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि अभी हमने बात की है कुछ जो उसके भी आगे के पास्ट की है। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है शेड्यूल H2। कब इंट्रोड्यूस किया? इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया इन 2022-23 में किया। अब इसके लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया कि ये है क्या शेड्यूल H2, ये क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिक्वायर करता है, ये वर्ब है यहाँ पे। रिक्वायर का ऑब्जेक्ट है बार कोड, और लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट है QR कोड। और ये कहाँ पे होने चाहिए बार कोड या QR कोड? ऑन ने बताया ईच पैक पे होने चाहिए। ईच डिटर्मिनर है, पैक ऑन का ऑब्जेक्ट है। पैक किसका है? ऑफ ने बताया ड्रग्स का है। ड्रग्स कैसी है? स्पेसिफिक, ड्रग्स के लिए एडजेक्टिव। क्यों? रीजन बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई का ऑब्जेक्ट ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी किसकी है? पैक की। पैक में देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको जेनेटिव नाउन बनाया, पोजेसिव नाउन। पैक की ऑथेंटिसिटी। इट इज पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ये एक ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा है दैट ऑल्सो टचेज ऑन regulating active pharmaceutical ingredients and export oriented pharmaceutical compliance। एक फ्रेमवर्क है, एक पूरा सिस्टम है that also touches on, जो कि टच ऑन करता है। टच ऑन करने का मतलब
थोड़ा सा उस पर भी इसका ध्यान है, उस चीज के साथ भी ये डील करता है। किस चीज के साथ डील करता है? रेगुलेटिंग, कि रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, गवर्न करना है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाइयाँ जब बनती है तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री होती है, एक्टिव, सक्रिय, उसको रेगुलेट करना है। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस। अब कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। कंप्लायंस मतलब है रूल्स को फॉलो करना, या हिंदी में बोले तो अनुपालन, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी एक्सपोर्ट से जुड़ा। जब भारत से दूसरे देशों में दवाइयाँ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल एक एडजेक्टिव है जिसके साथ भी लगाओगे, मतलब दवाइयों से रिलेटेड कोई चीज़ है। फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस यानी दवाइयों की खरीद बिक्री से रिलेटेड कुछ भी जो रूल्स वगैरह हैं उनको रेगुलेट करना है। तो एक बड़ा सा फ्रेमवर्क है जो कि ये देख रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पिल्स को यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको मॉनिटर करता है वो, और ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो मेडिसिन्स अब्रॉड जा रही हैं वो जो भी इंटरनेशनल सेफ्टी लॉज हैं, ठीक है, जो भी लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं, ये इंश्योर करता है। नाउ विद द एडिशनल सिंबल्स, अब जो ये और सिंबल्स हमें आ गए हमारे सामने, ये सिंबल्स यानी QR कोड या बार कोड को बोला जा रहा है। इनकोडिंग, ये इनकोड कर रहे हैं अ प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। इनकोड करने का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हो और उसका एक कोड बना देते हो, जैसे ये बार कोड या QR कोड, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ना, लेकिन वो कोड की फॉर्म में होती है। तो ये सिंबल्स कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं किस किस चीज़ को, कि इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर कौन है, ठीक है। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यानी वो वाली चीज़ जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है। द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, इस कोड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है, बैच नंबर होता है, एंड अदर डिटेल्स, और दूसरी डिटेल्स होती हैं। अथॉरिटीज़ होप, अथॉरिटीज़ जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उम्मीद कर रही हैं टू बेटर ट्रैक डाउन, कि अब वो और अच्छे से ट्रैक डाउन कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे डिफेक्टिव बैचेस का। कोई भी जो ऐसे दवाइयों के समूह होंगे जो डिफेक्टिव होंगे, खराब होंगे, ठीक है, खामियों वाले होंगे, तो उनको उम्मीद है कि अब उनको वो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से उनका पता लगा पाएंगे, क्योंकि अब ये सिंबल्स हैं उनके पास जिनको ये जो इनकोड कर रहे हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर एक्सेट्रा। यहाँ पे सब्जेक्ट है अथॉरिटीज, मेन वर्ब है होप। अथॉरिटीज होप कर रही है। क्या होप कर रही है? इस इन्फिनेटिव ने बताया, ट्रैक डाउन करना, ये इन्फिनेटिव में वर्ब है। ट्रैक डाउन का ऑब्जेक्ट है बैचेस। कैसे बैचेस? डिफेक्टिव बैचेस। और ये कब हो रहा है इसको बताने के लिए ना, ये एक प्रेपोजिशन ने पूरा एक माहौल, एक बैकग्राउंड बनाया कि अथॉरिटीज किस कंडीशन में ऐसा होप कर रही है, किस परिस्थिति में ऐसा होप कर रही हैं कि अब उनके पास ये एडिशनल सिंबल्स है। ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, ये सब डिटेल्स को इनकोड करने वाले सिंबल सब हैं। तो इनके होते हुए अब अथॉरिटीज होप कर रही हैं कि वो और अच्छे से ट्रैक डाउन कर पाएंगी डिफेक्टिव बैचेस को। काउंटरफीट नेटवर्क्स मतलब फेक नेटवर्क जो सही नहीं है, ठीक है। काउंटरफीट आप यानी जो इमिटेशन होता है किसी चीज की, नकली। हैव लॉन्ग टारगेटेड मतलब बहुत समय से इन्होंने टारगेट किया है वैक्सीन्स को, कैंसर मेडिसिन को, एंड एंटी माइक्रोबियल्स को, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन, वैक्सीन, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल यानी कि वो सभी दवाएं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं, वो होती हैं एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, पैरासाइट्स, इनकी ग्रोथ को रोकती हैं एंटी माइक्रोबियल्स। तो वैक्सीन, कैंसर मेडिसिन, एंटी माइक्रोबियल्स, इन सबको टारगेट किया है काउंटरफीट नेटवर्क्स ने। विद और साथ में क्या हो रहा है? हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्लैगिंग, ये फ्लैग करते आ रहे हैं। किसी चीज को फ्लैग करने का मतलब अथॉरिटीज का उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना होता है। फ्लैग करना मतलब दिखाना, ये देखो कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे देखो, आप सिग्नल कर रहे हो कि देखो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो WHO ने बार बार फ्लैग किया है, बार बार ध्यान केंद्रित किया है हमारा कि देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स, उन्होंने किस चीज को फ्लैग किया है?
हाई वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको नकली माइक्रोबियल्स मिले हैं, जो भी मैंने बताया एंटी माइक्रोबियल्स उनको मिले हैं भारी मात्रा में, इसको वो फ्लैग करते आ रहे हैं इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। वो भी कहाँ पे? लो एंड मिडल इनकम वाली कंट्रीज के अंदर उन्होंने फ्लैग किया है WHO ने। तो काउंटरफीट नेटवर्क्स ने बहुत ज़्यादा समय से टारगेट किया है इनको। मतलब कुछ नेटवर्क्स हैं, मतलब कुछ क्रिमिनल टाइप के नेटवर्क्स हैं जिन्होंने फेक वैक्सीन्स वगैरह बनाई है, और WHO ने बार बार वार्न किया है नेशंस को, और WHO ने बार बार वार्न किया है कि पुअर और डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो फ्लडेड हैं ऐसी फेक पिल से, फेक मेडिसिन से। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट्स, और भारत में है दुनिया की सबसे ऊंची एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रेट्स में से एक इंडिया है। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? एंटी माइक्रोबियल अभी हमने देखा कि ऐसी दवाएं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या हो गया कि जब आपकी बॉडी में, जब किसी की बॉडी में ऐसा होता है कि जो वो बैक्टीरिया वगैरह जो आ गए हैं, और वो बैक्टीरिया, आपने कोई मेडिसिन यूज़ करी, 100% बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुए, 90% ख़त्म हो गए और 10% नहीं ख़त्म हुए, तो आप क्या बोलेंगे कि 10% बैक्टीरिया ने रेजिस्ट कर लिया, यानी वो लड़ लिए उस दवाई से, उन्होंने लड़ाई कर ली, रेजिस्ट कर लिया। तो ये जो हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट का मतलब क्या है कि इंडिया में ऐसा बहुत होता है। इंडिया में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेट यानी कि AMR जो है, यहाँ पे कई बार क्या होता है, लोग पुअर क्वालिटी की मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको सही मेडिसिन नहीं मिलती और जो माइक्रोब्स हैं कुछ वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। एंड सब स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल्स, सब स्टैंडर्ड किसी चीज़ को बोलने का मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं है, सही नहीं है, लो क्वालिटी की हैं, बेकार हैं। तो बेकार टाइप की एंटी माइक्रोबियल्स उनको मिलते हैं। कैन लीड टू, और ये कहाँ ले जा सकते हैं हमें, इससे क्या हो सकता है? सब थेरेपेटिक डोजिंग। सब थेरेपेटिक डोजिंग का मतलब क्या है? डोजिंग मतलब कितनी मात्रा में, कितनी बार आप दवाई लेते हो, तो वो सब थेरेपेटिक होती है। सब थेरेपेटिक होने का मतलब है कि वो सही नहीं है, सही मात्रा में नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, जो लेवल होना चाहिए इफेक्टिव जो लेवल है उसके बिलो है, तो सब थेरेपेटिक डोजिंग है वो। एग्जर्टिंग, जिससे एग्जर्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जर्ट करना मतलब अप्लाई करना होता है, एग्जर्ट करना, अप्लाई करना, जैसे ही एग्जर्टेड फोर्स, ठीक है। तो एग्जर्ट होता है सिलेक्शन प्रेशर, सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है ऑन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स, सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है ऑन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स, सिलेक्शन प्रेशर होता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के ऊपर। रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इजीली किल नहीं कर पाती मेडिसिन, वो हो गए रेजिस्टेंट स्ट्रेन, उन्होंने रेजिस्ट कर लिया, उनका सिलेक्शन हो जाता है। उनके सिलेक्शन होने का मतलब क्या है कि वो मरते नहीं है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो दवाई होती है वो उनको ख़त्म नहीं कर पाती, तो इससे कुछ बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गए और कुछ बैक्टीरिया बच गए, क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर है। जो स्ट्रेन रेजिस्टेंट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं बाद में। तो मतलब क्या निकला कि ख़राब क्वालिटी की दवाइयाँ जो हैं उनमें कई बार जो डोजेज हैं वो कम होती हैं, ठीक है, जिससे सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह नहीं मरते, कुछ मर जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। जो वीक वाले माइक्रोब्स हैं वही मरते हैं और जो रेजिस्टेंट हैं वो सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इससे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स यानी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती है और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है और भी इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाता है। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम है ये देखना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, ड्रग्स से रिलेटेड कुछ भी जो इलीगल चीज़ें हो रही हैं उसको रोकना इनका काम है। हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न्स, उन्होंने चिंताएं व्यक्त की है किस चीज़ को लेकर, अबाउट मेडिसिनल ओपियोइड्स। कुछ ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जिससे नशा भी होता है, दर्द भी दूर होता है, नशा भी होता है। तो मेडिसिनल ओपियोइड्स मतलब ऐसे ओपियोइड्स जो मेडिसिनल यानी उनका औषधीय इस्तेमाल है,
यानी उससे दर्द वगैरह को कम करने में यूज़ किया जाता है। लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो मेडिसिनल ओपियोइड्स हैं एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, ये भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे नशा होता है, जिनसे जो भी आदमी इनको लेता है उनका ब्रेन, उनका माइंड इससे अफेक्ट होता है। तो उनको चिंता है किस चीज़ की, कि ये इस तरह के सब्सटेंसेस और मेडिसिनल ओपियोइड्स जो हैं ये लीक हो सकते हैं इनटू इलिसिट मार्केट्स। इलिसिट मार्केट मतलब अवैध मार्केट, अवैध बाज़ारों में लीक हो सकते हैं। ये कोई चीज़ इलिसिट है मतलब लॉज या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के विरुद्ध है, वो होना सही नहीं है। कुछ ऐसे पेन किलर्स होते हैं जो एडिक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इनकी स्मगलिंग हो जाए तो ये इलीगली सेल हो सकते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। ये चिंता जताई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। द गवर्नमेंट विल होप, सरकार उम्मीद करेगी, दैट द न्यू सिस्टम, ये जो नया सिस्टम है ये एड्रेस करता है, मतलब डील करता है किसके साथ, द यूएस एफडीएज, यूएस के एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, और यूरोपियन मेडिसिन की जो एजेंसी है उनका क्या, रिकरिंग, उनकी बार बार होने वाली कंसर्न्स, उनके बार बार होने वाली जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स वो दिखाते हैं। किस चीज़ को लेकर दिखाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, जो कि एक इशू है ऑन विच, जिसके ऊपर इंडिया हैज़ फाउंड इटसेल्फ, इंडिया ने पाया है खुद को ऑन द बैक फुट, अपने आप को बैक फुट पर पाया है। अपने आप को बैक फुट पर पाने का मतलब होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो जिसमें शायद आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, आपकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम गलत नहीं है, ऐसा ऐसा, खुद को आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। व्हेन यू आर ऑन द बैक फुट मतलब आप ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपकी जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा, कुछ गलत हो रहा है आपको बताना पड़ेगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओवर, किस चीज को लेकर के, कंटेमिनेटेड कफ सिरप्स, कि ऐसे कफ सिरप्स इंडिया से आते हैं जो कंटेमिनेटेड हैं, दूषित हैं, प्योर नहीं है। तो ये जो क्यूआर का सिस्टम बना है, इंडिया होप कर रही है कि जो अमेरिका और यूरोप वाले जो इंस्पेक्टर हैं, जो बार बार शिकायत करते हैं कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो सही नहीं है, पुअर क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स आपकी हैं, और इंडिया की रेपुटेशन ख़राब हो रही है इस वजह से, वो बोलते जा रहे हैं कि आपके कफ सिरप्स जो आते हैं काफ़ी कंटेमिनेटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये जो नया सिस्टम बना है ये एड्रेस कर देगा, इस चीज़ को एड्रेस कर देगा। मतलब ये जो यूएस और यूरोप वालों की शिकायतें हैं या ये इनकी चिंताएं जो हैं, इनको ये सिस्टम एड्रेस करेगा। द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी हैज़ ऑल्सो रिपीटेडली, बार बार आइडेंटिफाई किया है, क्या पहचाना है, क्या उन्होंने पहचान की है, इंडिया की पहचान की है। इंडिया को क्या बताया, इंडिया को किस रूप में बताया, एज प्रेपरेशन बताएगी। अ लीडिंग सोर्स, कि ना एक लीडिंग सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है, किसका सोर्स है, यहाँ से क्या आता है, काउंटरफीट मेडिसिन आती है, नकली दवाएं आती हैं, विद मैनी फेक फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे बहुत सारे नकली फार्मास्यूटिकल्स सीज भी हुए हैं, जब्त हुए हैं एट द यूएस बॉर्डर पे, ओरिजिनेटिंग, जो कि ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, जो कि आ रहे होते हैं कहाँ से, या ट्रांजिट हो रहे होते हैं, या फिर वो गुजर रहे होते हैं, भारत के थ्रू गुजर रहे होते हैं। ऐसे कई फार्मास्यूटिकल्स सीज हुए हैं यूएस बॉर्डर पे। तो अमेरिका के जो ट्रेड ऑफिसर्स है वो कई बार इंडिया को लेबल कर चुके हैं कि इंडिया जो है वो फेक ड्रग्स सप्लाई करता है। टुगेदर विद पॉलिसी चेंजेस जो कि इफेक्ट हुए हैं, जो कि लागू हुए हैं बाय द जन विश्वास एक्ट 2026, इससे जो पॉलिसी चेंजेस इफेक्ट हुए हैं, द न्यू फ्रेमवर्क, नया सिस्टम जो है, फाइनली डिस्टिंग्विशेस, वो अब आखिरकार डिस्टिंग्विश कर रहा है, फर्क बता रहा है, फर्क कर रहा है, अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है बिटवीन प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस एंड सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस। अभी कंप्लायंस क्या होता है, मतलब रूल्स को फॉलो कर लेना, लॉज को फॉलो कर लेना, और प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, तो उसमें फॉर्मेलिटी में थोड़ा वो लेट वगैरह हो जाते हैं या फॉर्मेलिटी कुछ छूट जाती है गलती से, तो वो हो गया उनका प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस। और सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस यानी ऐसा नॉन कंप्लायंस जब कोई इंसान जानबूझकर गलत चीज़ कर रहा है, कुछ इलीगल चीज़ कर रहा है, कुछ इलिसिट कर रहा है,
तो सब्सटेंशियल यानी बड़े रूप का नॉन कंप्लायंस है, असली वाला सीरियस गंभीर नॉन कंप्लायंस जो है उसमें फर्क करना भी ये न्यू फ्रेमवर्क कर रहा है फर्क। कंसिडरिंग जो कि कंसिडर कर रहा है, लेकर चल रहा है ओनली द लेटर, लेटर को लेकर चल रहा है। लेटर मतलब बाद वाला, यहाँ पे दो बताए ना, पहला कौन सा है, पहला है प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस और दूसरा है सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस। तो जो लेटर यानी है जो दूसरे वाला है ना, इसी को कंसिडर कर रहा है। क्या कर रहा है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स इसमें शामिल है, क्या है इसमें, मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट, कि इसमें मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट है। मतलब हमें ये जो सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस है इसी का इन्फोर्समेंट करना है, यानी इन्हीं के प्रति हमें सख्त एक्शन लेना है। ठीक है, सख्त एक्शन लेना है कि ये रूल्स को फॉलो करें। तो कई बार क्या हो जाता है, बेचारे जो मासूम अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को कर रहे हैं वो प्रताड़ित हो जाते हैं बेकार में, बड़े बड़े रूल्स की वजह से, उनकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से उन्हें बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जो असली अफेंडर्स होते हैं, जो असली कल्प्रिट्स होते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। इन द लॉन्ग टर्म, आगे चल के लंबे समय के लिए, द गवर्नमेंट शुड रैशनलाइज द कंप्लायंस, गवर्नमेंट को कंप्लायंस को रैशनलाइज कर देना चाहिए। रैशनलाइज करने का मतलब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देने से है, सही बना देने से है कि जो कंप्लायंस है, रूल्स को फॉलो करने का जो बर्डन है ना, इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, इसको थोड़ा लॉजिकल, आसान, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना चाहिए इसको, कंप्लायंस का जो बर्डन है। एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ, और ये रिस्क ही खत्म कर देना चाहिए। किस चीज़ का रिस्क, करप्शन का रिस्क एसोसिएटेड विद, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, डिस्क्रेशनरी इन्फोर्समेंट से। अब इन्फोर्समेंट क्या है, रूल्स को फॉलो करने के लिए कोई एक्शन लेना, और डिस्क्रेशनरी मतलब जो किसी एक पर्सन के जजमेंट के हिसाब से डिसाइड होती है चीज़। रूल्स या रेगुलेशंस या लॉ कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है, वो डिस्क्रेशनरी है। मतलब कोई टॉप ऑफिशियल है, वो देखता है, उसको सही लग रहा है तो बोलता है ठीक है, उसको सही नहीं लग रहा तो वो मना कर देता है किसी चीज़ को। तो ये उसका डिस्क्रेशनरी इन्फोर्समेंट हो गया। जैसे अगर कोई एक दिन लेट हो जाता है तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, ये रूल है अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैंडेटरी इन्फोर्समेंट है। लेकिन वहीं पे एक आदमी है, उसकी पावर है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, वो चाहता है चलो ठीक है मैं आपको आने दे रहा हूँ, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मर्जी से, अपने जजमेंट के हिसाब से पता लगा रहा है कि हाँ ठीक है ये चल जाएगा, वो अपनी मर्जी से बोल देता है चलेगा, तो वो हो गया डिस्क्रेशनरी इन्फोर्समेंट। तो इस तरह के डिस्क्रेशनरी इन्फोर्समेंट की वजह से करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन का रिस्क ही खत्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरीके से रैशनलाइज कर देना चाहिए कंप्लायंस बर्डन को, इसको एफिशिएंट बनाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो रिकग्नाइज, सरकार को ये भी रिकग्नाइज कर देना चाहिए कि जो QR कोड सिस्टम है ना, विल ओनली बी इफेक्टिव, ये तभी असरदार होगा इफ बैक्ड बाय, अगर इसको सपोर्ट मिलेगी अ स्टेट मैनेज्ड डेटाबेस की, एक ऐसा डेटाबेस इसको मिलना चाहिए जो स्टेट मैनेज्ड है, दैट फार्मासिस्ट्स एंड रेगुलेटर्स कैन एक्सेस, वो भी ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसको फार्मासिस्ट्स मतलब जो भी केमिस्ट वगैरह है वो, और रेगुलेटर्स जो हैं, जो रूल्स को फॉलो करवाने वाले इंस्पेक्टर्स हैं, वो इसको एक्सेस कर सके इन रियल टाइम, वो भी जल्दी, जब उनको ज़रूरत है तुरंत। सपोर्टेड बाय, और ये जो डेटाबेस है सपोर्टेड होना चाहिए किसके द्वारा, सपोर्टेड बाय व्हाट, इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इंटरऑपरेबल है। इंटरऑपरेबल का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, वो है इंटरऑपरेबल। जैसे अलग अलग हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं या लैब्स हैं, तो वो आपस में ना शेयर कर सकते पेशेंट की इंफॉर्मेशन को एक सॉफ्टवेयर के जरिए, तो उस सॉफ्टवेयर को इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर कहेंगे। एंड स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो स्कैन कर सके अक्रॉस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में स्कैन करके पता लगा सके डिटेल्स क्या है इंस्टेंटली। सेकंड, और फार्मासिस्ट्स एंड कंज्यूमर्स मस्ट डेवलप, ये केमिस्ट लोगों को और कंज्यूमर्स को एक आदत बनानी चाहिए ऑफ वेरीफाइंग मेडिसिन्स, कि वो मेडिसिन्स को वेरीफाई करें बिफोर अ सेल, बेचने से पहले। थर्ड, द कंप्लायंस नीड्स, और कंप्लायंस को ज़रूरत है इम्पोज्ड बाय न्यू पैकेजिंग, नहीं, द कंप्लायंस नीड्स इम्पोज्ड बाय न्यू पैकेजिंग, और जो कंप्लायंस नीड्स है ना,
कंप्लायंस नीड्स का मतलब क्या है? फिर से वही कंप्लायंस नीड्स। तो जो नई पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट्स है ना कि आपको इस तरीके से पैकेज करना है, ऐसे आपको इसमें क्यूआर कोड और बार कोड वगैरह लगाने हैं, तो ये जो कंप्लायंस नीड्स मतलब रूल को फॉलो करने की एक कंडीशन आ गई है कि आपको कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए क्या करना है, ये इम्पोज कर दी गई है, ज़रूरतें थोप दी गई हैं कि ये करना है आपको। एंड द आईटी इंटीग्रेशन, और आईटी इंटीग्रेशन भी किया गया है, मतलब ये कंप्यूटर का ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें जोड़ा गया है। विल स्ट्रेन, इससे स्ट्रेन पड़ेगा, जोर पड़ेगा किसके ऊपर? एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इन पर्टिकुलर, खास तौर पे जो स्मॉल स्केल के ड्रग फैक्ट्रीज जो है, एंटरप्राइजेस है, उनके ऊपर इसका खास फर्क पड़ेगा। उनको ही दे विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट, या उनको सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। फाइनली, प्रिस्क्रिप्शन डेटा ऑन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो प्रिस्क्रिप्शन डेटा होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के ऊपर, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब है वैसे ही सब्सटेंसेस जो कि एडिक्टिव होते हैं, या कोई भी साइकाइट्रिक मेडिसिन्स जो हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं, इनका जो प्रिस्क्रिप्शन डेटा है कि किसको प्रिस्क्राइब की गई है, ये किसने खरीदी है, एंड विल नीड टू बी हैंडल्ड, इसको हैंडल करने की ज़रूरत होगी विद अ डिजिटल गवर्नेंस लेयर, एक डिजिटल गवर्नेंस लेयर होनी चाहिए। दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो अभी मौजूद नहीं है। कुछ तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, एक प्राइवेसी होनी चाहिए। कौन खरीद रहा है कौन सी एडिक्टिव या साइकेट्रिक मेडिसिन को, ये प्राइवेट रिकॉर्ड्स है पेशेंट की मेंटल इलनेस के, तो इसको भी गार्ड करना है, ये सीक्रेट मेडिकल डेटा है, तो इसको एक डिजिटल प्राइवेसी चाहिए जो इंडिया के पास अभी नहीं है। 10 कंजंक्टिव एडवर्ब डिस्कोर्स मार्कर बता रहा है ऊपर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। अतः वेदर द न्यू फ्रेमवर्क विल इम्प्रूव, ये जो नया फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये सिंबल्स यूज करने वाला, बार कोड, क्यूआर कोड, ये जो नया फ्रेमवर्क है, वेदर द न्यू फ्रेमवर्क विल इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करेगा इंडिया की रेपुटेशन को एज अ फार्मेसी, कि इंडिया एक बढ़िया फार्मेसी है, इंडिया की जो इमेज है ये इसको इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा, कम्स डाउन टू, ये बात कहाँ पे आके अटक जाती है? इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आके अटक जाती है, उसके कार्यान्वयन पर आकर अटक जाती है कि गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कैसे करती है, इस प्लान को, इस पर डिपेंड करती है। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टेक केयर, बाय।